महानगर पालिका शिक्षण विभाग के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वाति आंद्रे, शिवड़ी क्रॉस रोड एमपीएस आपको जो आने वाली है, ये पाठ आपको पहले पढ़ाया हुआ है। आज हम इसका रिवीजन करेंगे, इसके स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे और हमारे कृति पत्रिका में एग्जाम में इस पे आधारित जो प्रश्न आते हैं उसका भी हम रिवीजन करेंगे। तो ये जो पाठ है हमारा आज का, महिला आश्रम, इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर जी। तो इन्होंने इस पाठ में महिला आश्रम की स्थापना कैसे करनी चाहिए या फिर उससे क्या फायदे होंगे, समाज में महिलाओं के सम्मान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, महिलाओं को किस प्रकार की सहायता कर सकते हैं, ये सब इस पाठ में उन्होंने पत्र लिख के बताया हुआ है। तो इस पाठ के जो लेखक है काका कालेलकर जी, उनका परिचय हम पहले देखेंगे। उनका जन्म 1885 में सातारा महाराष्ट्र में हुआ है और उनकी मृत्यु 1981 में नई दिल्ली में हुई है। तो काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, उनका दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर भाषा इन लेखन कार्य और हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसके विचार और राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर जी उच्च कोटि के वैचारिक मतलब उन्होंने हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा के प्रचार का भी कार्य किया है। उसमें कार्यक्रम किए हैं, उन्होंने वहां पे सहयोग लिया है और वो उच्च तो काका कालेलकर जी जो है, उन्होंने इस पाठ में पत्र लिख के जानकारी है हमें दी है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या मतलब जो भी विषय उनको दिया है तो उस पे तर्कपूर्ण लॉजिकली वो लिखते हैं। ये लेखन शैली उनकी बहुत प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख कृतियां जो है, राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, यह उनका आत्मचरित है। ये सब कृतियां उनकी प्रसिद्ध है। तो ये जो पाठ है हमारा महिला आश्रम की, आप चित्र में भी देख सकते हो कि महिला आश्रम जो होता है उसमें सिर्फ महिलाएं रहती है और वहां पे उनको अलग अलग कार्य करने का अवसर मिलता है या फिर अलग अलग जो कलाएं हैं वो सिखाई जाती है, उससे वो आत्मनिर्भर बनती है, स्वावलंबी बनती है। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि अभी महिला आश्रम तो है, हमारे समाज में वृद्धाश्रम भी है, बालक आश्रम भी है, मतलब अलग अलग प्रकार के आश्रम है। तो वृद्धाश्रम में भी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो रहते हैं, तो वहां पे भी उनकी अच्छे से सेवा की जाती है। तो ये जो आश्रम है तो ये चलाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है, ये सब बातें यहाँ पे काका कालेलकर जी ने हमें बताई है। तो इस पाठ में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो इस प्रकार इस गद्य में महिला आश्रम के बारे में हमें विस्तृत निर्देश दिए हैं। तो अभी कालेलकर जी पत्र लिखना शुरू करते हैं। प्रिय सरोज, सरोज जो है उनकी मुंह बोली बहन है, उसको वो मार्गदर्शन कर रहे कि आप महिला आश्रम शुरू कर रहे हैं तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या नियम बनाने चाहिए, ये सब बातें कालेलकर जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। यहाँ पे बहुत जरूरी बात उन्होंने बताई है कि आप जो महिला आश्रम शुरू कर रहे वो उनका होम मतलब अर्थात जो समाज की बेसहारा महिलाएं हैं, अलग अलग माहौल से, अलग अलग कठिनाइयों से गुजरी हुई जो महिला है वो आश्रम में आएगी तो उनको वो आश्रम अपने घर जैसा लगना चाहिए, घर जैसी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी दूसरी जगह रह रहे। उन्हें इस बात
का अनुभव आना चाहिए कि हम अपने घर में रह रहे, इस प्रकार उनको उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि दुखी पीड़ित महिलाएं ही वहां पे आ रही है, तो उनको अपने घर में रहेंगे ऐसा महसूस होगा, तो उनका दुख कम होने में उनकी मदद होगी। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताइए कि किसी पुरुष का संबंध उस आश्रम में नहीं होना चाहिए। महिला आश्रम में तो महिलाओं को ही रखना है, और आश्रम चलाने का जो कार्य है वो भी महिला ही करेंगी। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, और आप जो आश्रम शुरू कर रहे हैं उसका विज्ञापन आपको अखबार में नहीं देना है। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने ही नहीं जाना है। और आश्रम के लिए जो मदद डोनेशन करते हैं लोग, तो वैसी मदद कहीं पे भी आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे सहज मिलेंगे। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आएगी। और जो महिलाएं आश्रम में रहने के लिए आ रही है, तो अपने खाने पीने की या फिर कपड़ों की व्यवस्था वो खुद ही करेंगी। यदि इसमें भी कोई गरीब है, तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो महिलाएं आती है उसमें कोई महिला एकदम गरीब रहेगी कि वो अपने खाने पीने का खर्चा नहीं उठा सकती, तो जो सिफारिश करने वाले, उनको मदद करने वाले लोग हैं, उनको खर्च की पक्की व्यवस्था करने के लिए बोलना है। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात यहाँ पे बताइए कि जो भी महिला को आप आश्रम में ले रहे हो, उसकी पूरी पहचान आपको करनी है। और परिचय मतलब वो कहाँ से आई है, सच में उसको आश्रम में रहने की जरूरत है क्या, सब बातें जो बोल रही है वो सच है क्या, ये सब बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। और आश्रम में जो महिलाएं आई है, तो आने के बाद उन्हें जब लगेगा कि नहीं अभी मैं बाहर जाके रह सकती हूँ, या फिर दूसरी जगह नौकरी करने जाना है, तो ऐसा वो महसूस करेंगे, तो वो आश्रम छोड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है। लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना है। और एक बात बताइए कि महिला खुद चाहेगी तो वो आश्रम छोड़ सकती है। लेकिन जब आश्रम के लोगों को ऐसा लग रहा है कि उस महिला को आश्रम से निकालना चाहिए, तो ये कदम जो है सोच समझ कर लेना है। और इसका जो नोटिस है, 1 या 3 महीने का नोटिस उसे देना है कि आपको आश्रम छोड़ के जाना है। मतलब यहाँ पे कुछ उनके व्यवहार में कुछ गलत बातें दिख रही है, या फिर बाकी लोगों को उनसे दिक्कत हो रही है, दूसरों को तकलीफ दे रहे, ऐसी कुछ समस्याएं रहेंगी, तो भी आप सोच समझकर उनके बारे में ये डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। और वो आश्रम छोड़ सकती है। मतलब ऐसे आश्रम के लिए कुछ नियम बनाएंगे, तो आकर रहने वाली महिला भी अच्छे से रहेंगे, वहां पे डिसिप्लिन रहेगा। मतलब कुछ गलत चीजें वहां पे नहीं होंगी, सब अच्छे से अपने घर जैसे घर के सारे सदस्य, घर में भी कुछ नियम रहते, तो घर के सारे सदस्य उन नियमों का पालन करते, अच्छे से रहते, खुशी से रहते। वैसा ही आश्रम का माहौल होगा कि आश्रम की सारी महिलाएं खुशी से अच्छे से रह सकेंगी। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं हुआ, जो समाज की महिलाओं के लिए है। तो किसी एक धर्म की ही महिलाएं यहाँ पे आएगी ऐसा नहीं है, सारे धर्मों के लोग महिलाएं आश्रम में आ सकती है, उन्हें सहारा दिया जा सकता है। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, और सभी धर्म आश्रम को मान्य करने, अलग अलग धर्म की महिलाएं आएगी तो उन्हें वहां पे सहारा देना है, सहायता करनी है। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। और ये जो महिला आश्रम है, यहाँ पे सदाचार मतलब अच्छा आचरण, ये सबसे जरूरी है कि अच्छा आचरण होना चाहिए। और भक्ति का अच्छा वातावरण वहां पे रहना चाहिए, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहना चाहिए। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, सादगी का आग्रह होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि आश्रम में सादगी का आग्रह होना चाहिए, सादगी से ही रहना है। स्वावलंबन मतलब कि अपने काम में दूसरों का सहारा न लेना, अपने काम खुद ही करना, खुद के काम खुद ही करना, इस प्रकार का वहां पे वातावरण होना चाहिए। ये सब बातें वहां ध्यान में रखनी है। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। और आश्रम शुरू करने के आरंभ में, शुरुआत में ही क्या है कि अभी महिलाएं आई है, तो उनको थोड़ा वहां पे सेटल होने में थोड़ा टाइम दिया जाए। और पढ़ाई शुरू नहीं की तो भी चलेगा, लेकिन उनको उपयोगी उद्योग सिखाए जाए, कि ऐसे उद्योग सिखाए जाए कि वो उससे कुछ काम कर सकती है, कुछ पैसे कमा सकती है, इस प्रकार उनको शिक्षा दी जाए।
पढ़ाई भी आसान हो और धीरे-धीरे उनको पढ़ाई जिन महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उनको पढ़ाना भी है, लेकिन वो आसान तरीके से उनको पढ़ाना है। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी लेकिन कलह और कूड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। अभी ये आश्रम शिक्षण संस्था नहीं है कि जहाँ पे लोगों को उन महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी, लेकिन वहाँ का वातावरण उस प्रकार का होना चाहिए, स्वतंत्र वातावरण हो जहाँ मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। अभी यहाँ पे आश्रम में जो महिलाएं आ रही है परेशान, अलग-अलग संकट से, समस्याओं से जूझ रही महिलाएं यहाँ पे आ रही है, तो उन वो अच्छे से रह सके और पवित्र सेवा में अपना सदुपयोग कर सके, जीवन का सदुपयोग वो कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। और यहाँ पे कालेलकर जी ने और एक बहुत जरूरी बात बताई है कि अभी ये आश्रम आप शुरू कर रहे हो, अलग-अलग महिलाएं आके यहाँ पे रहेगी, तो आपको इस व्यवस्था पे, आश्रम की व्यवस्था पर समिति का झंझट नहीं रखना है, समिति नहीं बनानी, ट्रस्ट नहीं बनाना कि उस समिति के अलग-अलग लोग रहेंगे, उनके रूल्स अलग रहेंगे, तो वहां पे फिर आश्रम का जो वातावरण है वो खराब ना हो सके, इसके लिए ऐसी समिति की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जानी हो, और ऐसी उन पर बोझ नहीं आएगा। और आश्रम में जो काम अपने में ही बाँट कर करेंगी, तो वो खुद के लिए ही काम कर रही है, आश्रम के लिए भी काम कर रही है। मतलब इस प्रकार वो आश्रम का जो काम है वो अच्छे से हो जाएगा, यहाँ पे समिति की ज़रूरत नहीं है। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। अभी यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आएंगी, सबका हम देखते हैं, हर व्यक्ति का जो टैलेंट है अलग अलग विषयों में रहता है, तो उस प्रकार से क्या करना है, जिस महिला को जिस विषय में रुचि है या फिर वो उसमें होशियार है तो वो काम उसको देना है। इस प्रकार क्या करना है, संस्था चलाने का भार जो है वो महिलाओं को ही देना है, वो बहनों को ही देना है। वो अच्छे से हैंडल कर सकेगी, क्योंकि वो जैसे हम अपने घर को हैंडल करते वैसे वो समझेगी कि ये मेरा ही घर है और इसे मैं अच्छी तरह से कर सकती हूँ, लोगों को अच्छी तरह से सहायता कर सकती हूँ। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दें। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और यहाँ पे उनको संगीत की, भक्ति की, प्रेम युक्त सलाह देनी है। कुछ महिलाओं के अलग-अलग प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो उनका काउंसलिंग करना है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे उनको कुछ बातें समझानी है। ये सब बातें हम करेंगे, वो अपने दुःख से बाहर आएगी और अपनी खुद की ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकेगी, जिससे वो पवित्र सेवा या फिर दूसरों के लिए भी कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएगी। इस प्रकार उनको नियम बताने सब करके लेना है और आगे चलकर, मतलब अभी आश्रम शुरू हुआ है, बाद में आगे चलकर क्या करना है कि वहां पे कुछ मकान भी, छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन कर आने वाली महिलाएं, दो चार चार संस्थाएं चाहिए और उसमें दो चार महिलाएं रहेगी, अब परिवार जैसा को चलाएगी। और ऐसी कुछ संस्थाएं मैंने देखी, बहुत महिला एक साथ रह के काम करती है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इन वर्ष के बाद की शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। और कालेलकर जी बोलती कि इतने वर्ष का हमारा परिचय है, तो आपकी जो शक्ति है, कुशलता है और मर्यादा है, इसका सब, इन सब बातों का मुझे ख्याल है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही, और इसमें मैं कुछ हिस्सा, प्रत्यक्ष में कुछ हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको मार्गदर्शन करने के लिए, सलाह देने का काम मैं यहाँ पे हमेशा करता रहूंगा। आपको जो भी परेशानियां आएगी वो दूर करने के लिए मैं काम करूंगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। और यहाँ पे अभी सारी महिलाओं को अपने अपने काम समझा दिए हैं, तो क्या होगा कि संस्था अपने आप चलेगी और आपको लगेगा कि आपको तो निमित्त मात्र होना था, लेकिन संस्था अपने आप चल रही है। सब महिलाएं सारे काम, कोई साफ सफाई का काम करेगा, कोई खाना बनाने का काम करेगा, मतलब ये सब जो महिलाएं हैं वो अपना अपना काम करती रहेगी और संस्था अपने आप चलती रहेगी।
समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है और हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत सारी परेशानियां लोगों के सामने आती, तो ऐसी संस्थाओं की जरूरत समाज में अत्यधिक है, बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए आपको ऐसी संस्था शुरू करनी चाहिए। उस आवश्यकता से ही इसका उस जन्म होगा। और हम देखते हैं किसी की किसकी आवश्यकता होती है तो क्या होता है, उसमें से ही उसका जन्म होता है, वो संस्था का वही निर्माण हो जाता है। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। और कालेलकर जी बोलते कि मुझे आपके कार्य पर विश्वास है और हमारे समाज में कौन सी चीजों की आवश्यकता है ये भी मुझे पता है, और इसी वजह से मैंने आपको यह सूचित किया है कि महिला कर दो और उसके लिए काम करो। तुम दोनों सूचना का प्रार्थना विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय करके यथा समय मुझे उत्तर देना। और उन्होंने समय दिया है कि आप यहाँ पे मैंने जो सूचना की है उसका प्राथमिक विचार यथा समय, मतलब आप इस पे विचार करो। मैंने जो प्रस्ताव आपको दिया है उस पे आप विचार करो और उसके बाद मुझे उत्तर देना है। बहन यही हाँ भी इसका विचार करने लगूंगी। और आपको ये जो मैं पत्र भेज रहा हूँ इसके उत्तर में आप हाँ कहेंगी, महिला आश्रम आपको शुरू करना है, तो इसके आगे आपको क्या करना है उसकी भी जानकारी मैं दे दूंगा, मतलब इसका भी मार्गदर्शन वो करेंगे। इस प्रकार कालेलकर जी ने इस पत्र में महिला आश्रम का जो व्यवस्था, वातावरण, नियम है, इन सब के बारे में बताया हुआ है। और इसके बाद में भी वो अपना जो प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो भी यहाँ पे बता रहे। ये यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। अभी वो खुद के बारे में फूलों में वो बता रहे कि वो जहाँ पे रहते तो फूलों का बहार है। बात में दी हो को गई हूँ। हम घर में आंगन में पेड़ पौधे लगाना बहुत ज्यादा पसंद रहता है। कुछ लोग उनसे बातें करते हैं, मतलब इस प्रकार। तो कालेलकर जी भी वहां पे बता रहे हैं कि गुलदाउदी जो फूल उन्होंने लगाए हुए हैं, तो उन फूलों की क्या है वो न तक खुलती नहीं। ऐसा लगता है कि भारी रहस्य की बात पेट भर रही हो, कि उनके पेट कुछ भारी रहस्य, कुछ रहस्यमय बात है और वो किसी को बता नहीं रही, इसके लिए वो खुल नहीं रही है। लोगों को अपने को सीकर वो बैठ गई है, खुल ही नहीं रही है। लेकिन जब खिलती है, देखो खिलने के समय भी एक एक पंखुड़ी करके वो खिलती है, मतलब पूरा फूल ऐसा एक ही बार नहीं खुलता है, तो एक एक पंखुड़ी उसकी खिलने लगती है। और वो टिकते भी बहुत है, मतलब वो ज्यादा दिन वो उस पौधे पे टिकते हैं, खिले हुए रहते हैं। ये उन्होंने गुलदाउदी इस फूल के बारे में जानकारी बताई, उसकी विशेषताएं बताई। ये हमें स्वाध्याय में प्रश्न भी है। और बता रहे कि गुलाब लगे गए, उन्हें बहुत आनंद दिया। दुनिया के रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी तोड़े। और गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस जो फूल आप चित्र में देख रहे हैं उसके दिन चले गए हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत आनंद दिया। ये जो फूल है ये हमारा मन प्रसन्न करते हैं। हमारी जो प्रकृति है इससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार कालेलकर जी बताते कि उन्होंने बहुत आनंद दिया है। और पर और रास्ते पे जो फूल के पौधे होते हैं, क्या करते हैं लोग कि आते जाते उसके फूल तोड़ लेते हैं, उसकी कली तोड़ते थे। फिर लेखक ने क्या किया है, इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। उन्होंने वहां से निकाल के वो फूल अपने यहाँ लगाया है। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, और इस फूल ने भी इस पौधे ने भी बहुत सुंदर फूल दिए हैं। जिनिया के पौधे ने इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसे लगती। और उन फूलों को देखने के बाद लेखक बता रहे कि ऐसा लगता था कि उनकी आंखें उत्कटता से बोलती है, वो हमसे बोल रही है, वार्तालाप कर रहे, ऐसा लगता था।
2-1 महीने फूल लेकर अंत में वह सूख गया और वो जो पौधा है 1-2 महीने उसने फूल दिए और वो सूख गया। परसों ही मैंने उसे बिदा दी है। तो इस प्रकार लेखक ने पत्र लिखा है। पत्र में महिला आश्रम और अंत में फूलों के बारे में कुछ वर्णन किया है। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। और ये जो पत्र है ये गुरुवार को 21 दिसंबर 1944 को उन्होंने वो अपनी बहन को पत्र लिख के उनकी खुशहाली भी पूछ रहे हैं और इस प्रकार महिला आश्रम का मार्गदर्शन भी उन्होंने किया है। तो आगे का जो पत्र है उन्होंने बताया है। दूसरा पत्र यहाँ पे दिया है, प्रिय सरोज, उनको ही पत्र लिखा है उन्होंने। उनकी जो बहन है सरोज, उनको पत्र लिखा है। तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। अभी पुराने जमाने में क्या था कि पत्र लिख के एक दूसरे की खुशहाली पूछी जाती थी। मतलब अभी कालेलकर जी ने पत्र लिख के सरोज जी को, अपनी बहन को भेजा है। उनको जब वो पत्र मिलता है वो पढ़ती है और उसका उत्तर फिर वो कालेलकर जी को भेज देती है। तो यहाँ पे कालेलकर जी लिखते कि आपका पत्र जो है अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा पत्र आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही और हर सप्ताह में आपको पत्र लिखूंगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी मार्गदर्शन करना है वो यहाँ पे मैं करूंगा। तुम्हारी तबीयत कमजोर है तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो भी चलेगा। आपकी तबीयत सही है नहीं, सही नहीं है तब तक चिरंजीव रेहाना भी मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। और कालेलकर जी बताते कि मैं आपको हर सप्ताह एक पत्र लिख रहा हूँ तो उसका उत्तर मुझे भी हर सप्ताह एक पत्र मिलना चाहिए। आपका काम किस प्रकार चल रहा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। और जो भी बातें हैं, कालेलकर जी जो भी मार्गदर्शन करना है वो उस पत्र द्वारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। देखो उन्होंने इतनी सारी भाषाएं सीखी है फिर भी अभी वो बोल रहे कि पूज्य बापूजी चाहते हैं इसीलिए मुझे अभी उर्दू भी सीखना है, उर्दू भाषा भी सीखनी है। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो। और हम जो है हमें हमेशा नई चीजें सीखनी चाहिए, अलग अलग। तो इस प्रकार कालेलकर जी ने सरोज जी से भी बोला है कि आप भी उर्दू सीख लो, मैं भी उर्दू सीख रहा हूँ। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। आपको बताया था कि आप उर्दू सीख लो लेकिन अभी इस समय मेरा एक ही संदेश है कि आप क्या करो, पूरा आराम लेकर पूरी तरह अच्छे हो जाए। जो कार्य करना है अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। तारों के काम अब तक हो नहीं पाया है। वो बता रहे कि मैंने तारों के कंपास बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो मंगा कर रखा है लेकिन अब तक कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मैं करूंगा। मैंने फूल के गमले निकाले को ही रहने हैं और बहुत सारे पौधे लगाए थे तो ये वो सब तो इस प्रकार कालेलकर जी ने दूसरे पत्र में भी के बारे में है और जब भी जरूरत रहेगी तब पत्र लिखकर वो मार्गदर्शन करेंगे। ये सब बातें उन्होंने बताई है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। काका कालेलकर ग्रंथावली से ये दोनों पत्र लिए हुए हैं। हमारे महिला आश्रम पाठ में जो 2 पत्र आए हैं वो दिए हैं। तो इस प्रकार महिला आश्रम ये जो पाठ है इससे पाठ से हमें भारतीय मूल्यों को अपनाते हुए महिला का सम्मान करने की प्रेरणा। हम देश समाज में महिला तो कई जगहों पर महिलाओं पे अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये सब बातों की प्रेरणा इस पाठ से हमें मिलती है। साथ ही इस बात का बोध होता है कि महिलाओं के स्वावलंबन हेतु ऐसे आश्रमों की समाज को आवश्यकता है। अभी हम देखेंगे कि महिला लघु उद्योग, वहां पे भी महिलाओं का स्वावलंबन मतलब महिला अपनी जो कलाकारी है, कारागिरी, उससे काम करती है, वस्तुएं बनाती है और वो बेच देती है। इस प्रकार समाज में इन बातों की हमें आवश्यकता है क्योंकि महिला स्वावलंबन अपना कार्य करेगी या फिर
उनके अंदर जो गुण है, उन गुणों का फायदा हमारे समाज को होगा। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है और ये सब ध्यान में रख के ऐसे आश्रमों की समाज को आवश्यकता है कि इन आश्रमों से क्या होता है, जो समाज निराधार महिलाएं हैं, जिन सहारा की जरूरत है, ऐसी महिलाओं को सहारा मिल वो अपना जीवन अच्छे से जी इस की आवश्यकता है, बातें में बताई है। तो ये जो पाठ है इसके ऊपर प्रश्न पूछ जाते हैं, वो प्रश्न हम देखेंगे कि आपको अभी परीक्षा में भी 8 अंक के लिए परिच्छेद दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है और उस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 कृतियां पूछी जाती है, उसके उत्तर आपको परिच्छेद में से ढूंढ के ही अच्छे से लिखने हैं। कौन अभी आपको ये पढ़ाए हुए लेसन तो याद है, मतलब कौन से लेसन में क्या मिली है या फिर क्या बातें बताई है, अच्छे से पढ़ोगे और रिवीजन करोगे तो पूरा याद रहेगा, तो आप इजीली वो प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। यहाँ पे प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां। तो संजाल पूर्ण करने के लिए दिया है कि विशेषताएं, गुलदाउदी जो फूल था उसकी विशेषताएं कालेलकर जी ने पत्र में लिखी थी, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं वो हमें यहाँ पे लिखने की। गुलदाउदी के फूल बहुत दिनों फूल सर्दी के मौसम में खिलते हैं। पहली विशेषता है कि वो फूल सर्दी के मौसम में खिलते हैं, एक एक पंखुड़ी करके खिलते हैं। उसकी जो है एक एक पंखुड़ी करके खिलते भी हम बहुत दिनों तक टिकते हैं। गुलदाउदी की कलियां महीनों तक खुलती ही हैं। और ये भी देखा है हमने कि ये फूल बहुत दिनों के लिए टिकते हैं और कलियां है वो महीनों तक खुलती नहीं। मतलब इस प्रकार जो भी विशेषताएं परिच्छेद में बताइए वो आपको इस संजय में जो भी आपको ऐसी आकृति बना के लिखना है। दूसरा कारण लिखिए। अभी यहाँ पे जो वाक्य दिए है उसके कारण हमें लिखने की। काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। उन्होंने दूसरे पत्र में बताया था कि मैंने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा है, तो क्यों रखा था उसका कारण हमें लिखना है। इसका भी उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है कि काका कालेलकर जी ने तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स मंगा कर रखा था। तो यहाँ पे इसका रीजन आपको कारण बताना है कि काका कालेलकर जी ने तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। दूसरा प्रश्न, लेखक ने पास से निकाल दिए। एंडिंग में उन्होंने पत्र के अंतिम अपने पास से निकाल दिए, तो क्यों निकाल दिए वो हमें यहाँ गमले अपने गमले में के पौधे सूख गए थे। तो गमले में जो भी फूल के पौधे रखे थे वो सूख गए। इस प्रकार वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, कारण लिखना है। तीसरा सूची बनाइए। अभी इस परिच्छेद से पाठ में से हमें ऐसे शब्द प्रत्यय लगा हो उन शब्दों को ढूंढकर लिखना है। आपको पैसेज में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि प्रत्यय, तो वो शब्द हम देखेंगे। मानव शब्द है उसे ता प्रत्यय लगाएंगे तो नौता शब्द बनता है। शब्द कुशल, उत्कट शब्द को प्रत्यय आवश्यक लेंगे तो आवश्यक, और एक शब्द को ता प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे प्रत्यय मतलब शब्द, और शब्द के अंत में जो प्रत्यय नेक्स्ट प्रयुक्त शब्द वाक्यों में प्रयोग एक दूसरा जो अर्थ है उसका जो अर्थ है उसके हमें अलग अलग वाक्य और यही कि यही उसके परिवार का सहारा है। यहाँ पे सहारा आश्रय शब्द का, महिला आश्रम में
आश्रय दिया शब्द दिया है, वहाँ पे हमें वह प्रयोग करना है। दूसरा शब्द है सहज और आसान। तो सहज शब्द का वाक्य क्या आएगा? व्याकरण की जानकारी होने से भाषा सहज बन गई। शब्द हमने किया है उसके लिए काम बहुत आसान है। घर के लिए पर्यायवाची शब्द आया है मकान। तो घर शब्द का वाक्य क्या आएगा? घर का मकान। इस शब्द का वाक्य हम बना सकते हैं कि उसके पास में मकान। यहाँ पे जो भी शब्द दिया है उसका प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। बोझ, बोझ का अर्थ है भार, मतलब दोनों का सेम मीनिंग है, अलग अलग शब्द है, सिर्फ समान है। तो बोझ का वाक्य क्या आएगा? हमें अपना बोझ दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। बोझ का अर्थ है भार, तो बोझ का वाक्य पहले हम बनाएंगे कि हमें अपना बोझ दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। और भार जो शब्द है उसका वाक्य हम बना सकते हैं शैक्षिक संस्था चलाने का भार समझदार उठा पाते हैं। तो प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करना बताया आपको। यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य बनाने हैं। है प्रवाह था, तो वो अभी वैसा ही आपको लिख के उसमें आंसर लिखना है। तो अभी आश्रम के नियम तो वो नियम तो पहला आश्रम की व्यवस्था या पालन में पुरुष कि जो भी विज्ञापन नहीं दिया। हम आश्रम शुरू करें उसका विज्ञापन हमें आश्रम में नहीं देना। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। और चौथा नियम है आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। ये जो चार नियम हमें बताया इस प्रश्न। और जो प्रश्न है जो भी पूछा जाता है तो पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न स्वमत अभिव्यक्ति का है, मतलब आपको यहाँ विचार लिखने हैं। तो जारी रहना चाहिए। अभी तो इस समय तो कोई पत्र लिखते नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में एक दूसरे से कम्युनिकेशन मतलब बातें करने के लिए जो दूर दूर रहते हैं उन लोगों को एक दूसरे की जानकारी हासिल करने के लिए पत्र ही लिखना पड़ता था। तो पत्र लेखन का सिलसिला सदैव जारी क्यों रहना चाहिए, इस विषय पे आपको लिखना है कि आप लिख सकते हो हर युग में पत्रों हुआ और ये प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। देखो प्राचीन काल से जो भी संदेश किसी को भेजना है तो वो पत्र के द्वारा ही भेजा जाता था। तो आप यहाँ विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र वहन की अपनी व्यवस्था थी। पत्र लेखन से क्या होता है? अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है कि हमें जो संदेश देना है वो पत्र द्वारा दूसरों को हम भेज सकते थे। राजा महाराजा जो है वो अपने विचार करते थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि पत्र जो है पत्र भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे पत्र भेजने जैसे किया जाता था। आम जनता के पत्र भेजने की सरकारी व्यवस्था और आम जनता को जैसे पत्र आदि का प्रयोग करते हो। पुराने पैदल यात्रा की दूर जाना है तो घोड़े ऊंट आदि जानवरों का प्रयोग किया जाता था। तो उस प्रकार उनका प्रयोग करके भी पत्र एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे।
आधुनिक काल में डाकघरों के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं। अभी उसके बाद आधुनिक ये सब हमने देखा प्राचीन काल का। आधुनिक काल में क्या हुआ है, डाकघरों में मतलब जो पोस्ट ऑफिस है वहां के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं। पर आजकल संचार माध्यम का बहुत तेजी से विकास होने के कारण संदेश भेजने के माध्यम में बहुत प्रगति हो रही है। लेकिन आज का जमाना हम देखेंगे तो क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। तो इस वजह से क्या हुआ है, संचार माध्यम का बहुत तेजी से विकास हुआ है और अलग अलग माध्यम भी संदेश भेजने के लिए मिल रहे हैं। पत्रों के साथ ईमेल से संदेश भेजने की प्रक्रिया खूब लोकप्रिय हुई और अभी तो कोई बहुत कम लोग पत्र भेजते होंगे। तो क्या हुआ है, पत्र की जगह पे हम ईमेल भेजते हैं और उसके द्वारा संदेश हम दूसरों को दे सकते हैं। पत्र भेजने के माध्यमों में समय के अनुसार बदलाव भले आता गया हो, पर पत्र का जो महत्व है वो हमेशा बना रहेगा। सरकारी कामकाज तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लेन देन की बात भले फोन अथवा मोबाइल पर हो जाए, पर जब तक पत्र के माध्यम से लिखित रूप में कुछ नहीं होता तब तक बात आगे नहीं बढ़ती है। अभी हम अपने रिश्तेदारों से तो मोबाइल पे या फिर टेलीफोन से बातें कर लेते, संदेश पहुंचा देते, लेकिन जो सरकारी कामकाज है उसके लिए इस पत्र लेखन का ही उपयोग किया जाता है कि फोन पे भले ही बात हो, लेकिन जब तक वो पत्र के माध्यम से लिखित स्वरूप में जो भी बात कम हो जाता, मतलब वहां पे इसका पत्र लेखन की लिखित स्वरूप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस तरह पत्र लेखन का सिलसिला सदा जारी रहा है और भविष्य में भी सिलसिला जारी रहेगा। और ये जो पत्र हम बता सकते हैं, आप अपने मन से भी पत्र लेखन और क्यों जारी रहना चाहिए, कुछ और भी रीजन यहाँ पे बताते। के बाद जो भाषा बिंदु व्याकरण का प्रश्न है उसमें देखो, निम्न शब्दों से बने दो मुहावरों के अर्थ लिखकर का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आप तो इन शब्दों करना है आपको, इन शब्दों का प्रयोग करके दो मुहावरे लिखने हैं, उन मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, अभी आंख शब्द है तो आंख शब्द के मुहावरे हम लिखेंगे, आंखों का तारा होना, मतलब क्या आएगा, हर एक बच्चा माता पिता की आंखों का तारा होता है। दूसरा मुहावरा लिख सकते हैं हम, आंख खुलना कि होश आना या फिर सावधान होना। वाक्य लिखेंगे, ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती है। उसे हम दो मुहावरे बनाने हैं, मुंह मारना मतलब जल्दी जल्दी खाना, इसका अर्थ है जल्दी जल्दी खाना। तो वाक्य आएगा, लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। और दूसरा मुहावरा हम लिख सकते हैं, मुंह लाल होना, का अर्थ है क्रोधित होना। और उसका वाक्य आएगा, छोटे भाई के हाथों कांच का तोहफा गिरकर टूट जाने पर लक्ष्मी का मुंह लाल हो गया। तीसरा शब्द हमें दिया है दांत, तो दांत के ऊपर भी कुछ मुहावरे हैं। दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना, हराना। तो यहाँ पे हम वाक्य बना सकते हैं, महाभारत में पांडवों ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उनको पराजित किया, हराया। तो इस अर्थ से हम यह मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं। या फिर दांत पीसना मतलब बहुत क्रोधित होना, सुयोग तो बात बात पर दांत पीसने लगा, मतलब बहुत क्रोधित हो रहा है तो दांत पीसने लगता है, यह मुहावरा हम प्रयोग करेंगे। चौथा शब्द दिया है हमें हाथ, तो हाथ का भी कुछ मुहावरों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अपनी जान से हाथ धोना का अर्थ है मरना, कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा तो वो मर गया, इस प्रकार इस अर्थ से ये मुहावरा हम प्रयोग करते हैं। गाड़ी बहुत तेज चलाने से कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो गाड़ी तेज चलाने से क्या होता है, कई लोग एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दूसरा मुहावरा है हाथ साफ करना, तो उसका अर्थ है चोरी करना। तो यहाँ पे आप वाक्य बना सकते हो कि चोरों ने सोने की दुकान पे हाथ साफ किया। और आगे का पांचवा शब्द हमें दिया है हृदय, तो हृदय पसीजना मतलब किसी पर दया आना। तो इसका वाक्य हम बना सकते हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर हुए लोगों की हाहाकार सुनकर मेरा हृदय पसीज गया। और दूसरा मुहावरा हम हृदय शब्द से बना सकते हैं, हृदय से लगाना, तो इसका अर्थ है गले लगाना। की वाक्य हम बना सकते हैं, काफी वर्षों के बाद मिलने पर माँ ने अपने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया। तो इस प्रकार जो हमें 5 शब्द दिए, इसके हम मुहावरे लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे ये जो लेसन हमने देखा है महिला आश्रम, तो इस पे आधारित
हमारी परीक्षा में कृति पत्रिका में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परिच्छेद देके, तो वो हम देखेंगे। ये जो प्रश्न है, ये निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये प्रश्न 8 अंक के लिए हमें पूछा जाता है। इसमें हमें 4 कृतियां दी जाती है। उसकी पहली कृति जो है वो आकलन कृति, 2 अंकों के लिए हमें पूछा जाता है प्रश्न। संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको जो संजाल दिया है तो वो पूर्ण करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आकृति दी है, तो वैसी आकृति आपको उत्तर में बना के वैसा ही उसमें आंसर आपको लिखना है, आपका जो भी उत्तर है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है, आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए आचार संहिता। अभी आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए कुछ नियम हमें परिच्छेद में बताए हैं, तो वो ढूंढ के आपको यहाँ पे इस आकृति में लिखने हैं। तो क्या नियम है? आश्रम में आने वाली महिला खाने पीने और वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करेगी। जो आश्रम में आने वाली महिला है वो अपने कपड़े और खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करेगी, खुद करेगी। दूसरा नियम है, पहचान और परिचय के बिना किसी को यहाँ दाखिल नहीं किया जाएगा। कि जो भी महिलाओं को दाखिल किया जाता है उनकी पहचान और परिचय बहुत जरूरी है, तो वो भी यहाँ पे आपको लिखना है। दाखिल हुई कोई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। और चौथा नियम है, आचार संहिता है, आश्रम को ठीक न लगने पर नोटिस देकर किसी भी महिला को हटाया जा सकता है। मतलब आश्रम को ठीक नहीं लगा तो उस महिला को वहां से हटाया जा सकता है। ये चारों नियम आपको उस प्रश्न में लिखने हैं। यहाँ पे आप दूसरी कृति देख सकते हो, आकलन कृति। यहाँ पे भी सपोज संजाल पूर्ण कीजिए, ये प्रश्न आए तो ये 2 अंक के लिए आएगा, या फिर उत्तर लिखिए। इसमें 4 आपको क्वेश्चन पूछे तो ये प्रश्न आपको 2 अंक के, दोनों में से कोई एक प्रश्न 2 अंक के लिए आ सकता है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था। तो आश्रम का वातावरण कैसा होना चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमें परिच्छेद में बताए वो यहाँ पे लिखना है। कि आश्रम में सदाचार, भक्ति और सेवा का वातावरण रहेगा। सादगी का आग्रह होगा। आश्रम का वातावरण कलह कूढ़न से मुक्त और स्वतंत्र होगा। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। ये 4 जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। या फिर दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। कि यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। गरीब स्त्री की सिफारिश कर आश्रम में दाखिल कराने वाली स्त्री का खर्च ये देंगे। अभी जो स्त्री गरीब है और उसको दाखिल किया है तो उसका खर्च कौन करेंगे? सिफारिश करने वाले लोग। दूसरा प्रश्न है, आश्रम में स्वावलंबन की मात्रा। तो आश्रम में स्वावलंबन की मात्रा कैसे होनी चाहिए? यथासंभव। तीसरा प्रश्न है, आश्रम में ये सिखाए जाएंगे। अभी आश्रम में क्या सिखाया जाएगा? उपयोगी उद्योग। इस प्रकार आपको डैश करके ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। आश्रम यह संस्था नहीं होगी। आश्रम किस प्रकार की संस्था नहीं होगी, इसका उल्लेख परिच्छेद में आया है, तो शिक्षा संस्था। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी। इस प्रकार जो दूसरी कृति है उसमें आपको उत्तर लिखने हैं। तीसरी कृति है शब्द संपदा। शब्द संपदा पे आधारित तीसरा प्रश्न हमें पूछा जाता है परिच्छेद पे, पठित परिच्छेद में। तो शब्द संपदा, तो यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो अखबार, अखबार शब्द आया है, उसका समानार्थी शब्द है समाचार पत्र। व्यवस्था दूसरा शब्द आया है तो उसका समानार्थी शब्द है इंतजाम। बेखटक, बेखटक शब्द का समानार्थी शब्द आएगा अशंक, मतलब शंका नहीं रहेगी। और बोझ, बोझ शब्द का समानार्थी में देखा है, बोझ का समानार्थी शब्द है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम अर्थ शब्द लिखिए। अभी यहाँ पे हमें विलोम अर्थ शब्द पूछे हैं, विरुद्धार्थी शब्द। तो पुरुष शब्द आया है, पुरुष का विलोमार्थी शब्द आएगा नारी। गरीब, अमीर, स्वतंत्र, परतंत्र और मान्य, अमान्य। इस प्रकार आपको इसके उत्तर लिखने हैं। और जो चौथी कृति जो है पूछी जाती है, स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न हमें यहाँ पे पूछा जाता है। तो आश्रमों की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखिए। कि अभी इस पाठ में कालेलकर जी ने भी बताया है, और आपको भी आपके विचार से आश्रमों की आवश्यकता क्यों है, आश्रम क्यों होने चाहिए, ये बातें यहाँ पे आपको अपने मन से लिखनी है। यहाँ आप बता सकते हो, हमारे देश में आश्रमों की कल्पना प्राचीन काल से है। प्राचीन काल में जरूरत, अभी जो समाज के जरूरत है
जगह होता है, में प्रॉब्लम्स घर से या फिर घर में जो वृद्ध माता पिता है उनका बेटे बहू के साथ वो बेटे बहू के साथ अच्छे से रहते तो वो वृद्ध माता पिता को वहां वृद्धाश्रम में रखा जाता है। मतलब अलग अलग समस्याएं रहती है तो अलग अलग समय इन आश्रमों की इस प्रकार जरूरत पड़ी है कि समाज में जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को ध्यान में लेके ही आश्रमों की जरूरत पड़ी है। और इससे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वृद्धाश्रम, महिला आश्रम तथा बाल आश्रम जैसे कि बाल सुधार गृह, इन जैसे आश्रमों की आवश्यकता है, उनका निर्माण हो रहा है। और इन आश्रमों में तिरस्कृत, उपेक्षित और परित्यक्त बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को सहारा मिले। और आश्रम की जरूरत क्यों है कि उनको ये बेसहारा के लोगों को जो है वहां पे सहारा मिलता है। और ये जो लोग हैं वो इन आश्रमों में इन्हें अपना सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलता है कि वहां पे एक सुरक्षित जीवन उन्हें जीने के लिए अवसर मिलता है। इसीलिए आश्रमों की आवश्यकता है और आश्रम आज के समय की आवश्यकता बन चुके हैं। और बहुत सारे एनजीओ भी है, वो सब आप अपने विचार यहाँ पे लिख सकते हो। फिर हम यहाँ पे दूसरा परिच्छेद देखेंगे कि निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। सेम वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो परिच्छेद है, पैसेज है, वो हमने अलग लिया है तो ये भी आ सकते हैं। तो उसमें 2 अंक के लिए जो प्रश्न आ रहे हैं अंक के लिए पूछे जा सकते हैं कि बहन आश्रम की महिलाओं को देंगी यह खुराक। तो वो जो बहन है आश्रम की महिलाओं को तो उसमें उत्तर लिखना है संगीत की और युक्त सलाह की। ये उत्तर आपको इस आकृति में लिखना है। आकृति सेम बने। दूसरा प्रश्न है आश्रम आगामी योजना। प्लानिंग है उनका आगामी योजना है तो वो क्या रहेंगी कि संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाना, संस्था की महिलाओं का 2-4 का परिवार चलाना। इस प्रकार उनकी आगामी योजनाएं हैं। ये आप जानते हो। दूसरी जो कृति है वो भी आकलन कृति है, 2 अंक। तो ये जो दूसरी कृति है उसमें भी 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें कौन से प्रश्न, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेखक को बहन के इन गुणों पर विश्वास है। उनकी जो बहन है सरोज जी, तो उनके कौन से गुणों पे विश्वास है, वो गुण हमें परिच्छेद में बताए। उनकी शक्ति, उनकी कुशलता और मर्यादा। यहाँ पे आपको लिखना है कि बहन की उनकी जो शक्ति है या फिर उनकी कुशलता और मर्यादा, ये गुण यहाँ हम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है उत्तर लिखिए परिच्छेद से प्राप्त पत्र का उद्देश्य। अभी ये जो हमने पत्र लेखन देखा है तो इस परिच्छेद से हमें क्या उद्देश्य समझ में आता है। तो उसके शीर्षक में या फिर वो जो पत्र हम पढ़ेंगे उसमें भी ये उद्देश्य हमें समझ में आता है कि महिला आश्रम के बारे में बहन को सूचनाएं देना। यहाँ पे आपको लिखना है इससे हमें क्या उद्देश्य मिला है कि महिला आश्रम के बारे में सूचना देना। ठीक है। जो तीसरी कृति है शब्द संपदा, तो इसमें समानार्थी शब्द, विलोमार्थ शब्द, वचन बदलना, लिंग बदलना, पहचान कर लिखना, ये सब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। जो शब्द दिए हैं उनके वचन बदलकर हमें लिखना है। जैसे कि बहने बहुवचन है तो उसका एक वचन क्या होगा, बहन। संस्था, संस्थाएं। मैं, हम। पंखुड़ी, पंखुड़िया। इस प्रकार एक वचन दिया है तो आपको बहुवचन लिखना है, बहुवचन दिया है तो एक वचन लिखना है। इस प्रकार आप वचन बदल के लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। जो शब्द दिए है उनके लिंग पहचान कर लिखने हैं। तो उसमें संगीत, संगीत शब्द है पुल्लिंग। समाज भी शब्द भी पुल्लिंग है। कली शब्द स्त्रीलिंग है और पंखुड़ी शब्द स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार आपको उनके उत्तर लिखने हैं। और हमारा जो अंतिम प्रश्न रहता है पैसेज का, परिच्छेद का, कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। आपको अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं कि आश्रमों की व्यवस्था के बारे में अपना विचार लिखिए। आश्रमों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पे आपको विचार लिखने हैं।
तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि हमारे देश में तरह तरह के अनेक आश्रम है। इन आश्रमों का संचालन कुछ धर्मादा संस्थानों और सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इन आश्रमों की व्यवस्था संस्थानों अथवा सरकारी एजेंसियों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा की जाती है। कभी कभी इन व्यक्तियों द्वारा अनुशासन अथवा अन्य किसी बात को लेकर आश्रम वासियों पर ज्यादती अथवा अत्याचार करने की खबरें भी आती रहती है। अच्छा यह हो कि आश्रमों की व्यवस्था का काम आश्रमों में अपना जीवन बिताने वाले कुशल व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को सौंपा जाए। जैसे कि कालेलकर जी ने बताया कि आश्रम में रहने वाले लोग ही वो काम संभालेंगे, करेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। इससे आश्रम में रहने वाले लोगों को व्यवस्था का कार्य सीखने का मौका भी मिलेगा और आश्रम में अत्याचार अथवा भ्रष्टाचार की समस्या पर अंकुश लगेगा कि रहने वाले लोग ही वहां पे काम कर रहे हैं, तो आश्रम की व्यवस्था अच्छी चल सकती है। सिवाय उस पे कुछ समिति या फिर कोई ऐसा कुछ ट्रस्ट बना के करेंगे तो अलग अलग परेशानियां आती है। ये दूर करने के लिए वहां के लोगों को ही ये काम सीखने का मौका देना चाहिए। आश्रमों की समस्याओं से आश्रम वासियों से अधिक कौन परिचित हो सकता है, और वहां पे आश्रम में जो लोग रह रहे हैं उनको पता है कि वहां पे क्या समस्या है, तो वो उससे परिचित है, इसीलिए वो आश्रम के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। आश्रम वासियों के हाथ में आश्रम की व्यवस्था का काम देने से आश्रम की समस्याएं आसानी से सुलझ सकती है। तो इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमें कालेलकर जी ने बताए है आश्रम की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो ये जो पाठ है इसमें हमें महिला आश्रम, उसकी व्यवस्था, उसमें कैसे वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार के नियम होने चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, और समाज में कौन सी बातों की जरूरत है, समाज कार्य हमें हमें समाज कार्य में किस प्रकार हमारा योगदान देना चाहिए, ये सब बातें काका कालेलकर जी ने बहुत अच्छे से बताई है। और इससे और एक महत्वपूर्ण बात हमें समझ में आ रही है कि समाज में जो महिलाओं के सम्मान के लिए हम कार्य कर सकते हैं, उसमें हर किसी को अपना योगदान देना जरूरी है। ठीक है, तो किसी को कुछ क्वेश्चन है? ये जो पाठ अभी पढ़ा है या फिर हमने स्वाध्याय ये सब लिया है, किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। और ये लेसन आपको अच्छे से रीड करना है, इसके क्वेश्चन आंसर आपने लिखे हुए हैं तो वो अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, और जो स्वमत अभिव्यक्ति के प्रश्न है वो प्रश्न लिखने की भी प्रैक्टिस आप करते रहो, तो ये एग्जाम में भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी स्वमत अभिव्यक्ति के प्रश्न आपको लिखने ही है, और ये प्रश्न 2 अंक के लिए है, तो उसमें आपको पूरे के पूरे मार्क मिल ही सकते हैं। तो आप अपने विचार लिखना है तो उस प्रकार उस हिसाब से जो प्रश्न पूछा है वैसे आप लिख सकते हो। किसी को कुछ डाउट है इस पार्ट में अभी जो पढ़ाया है इसके ऊपर?